Class 11 Microeconomics, lesson number 1, Introduction to Microeconomics. Firstly, you need to understand the meaning of economics. So, what is economics? As per the dictionary, the science that deals with the production, distribution and consumption of goods and services और द मटेरियल वेलफेयर ऑफ ह्यूमन काइंड। ये एक ऐसा साइंस है जो डील करता है प्रोडक्शन के साथ, किसी भी चीज़ को बनाना उसे प्रोडक्शन कहते हैं। देन डिस्ट्रीब्यूशन, उस प्रोडक्शन को मार्केट तक पहुंचाना थ्रू अ चैनल ऑफ वेरियस प्लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरर राइट अप टू रिटेलर, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन। एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स, व्हेन अ पर्सन uses that good for his own purpose, that is consumption of goods and services, or the material welfare of human kind. This is the simple meaning of economics. फिर से ये एक ऐसा साइंस है जो डील करता है प्रोडक्शन के साथ, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ और कंजम्पशन ऑफ गुड्स के साथ और सर्विसेज के साथ। ठीक है, यहाँ पे इसको आसान भाषा में कहेंगे मटीरियल वेलफेयर ऑफ ह्यूमन काइंड, यानी इंसानों का वेलफेयर, लेकिन कौन से ढंग से? मटीरियल के ढंग से। यू आर प्रोवाइडिंग देम मटीरियल एंड पीपल आर फुलफिलिंग देयर नीड्स। इट इज अ साइंस कंसर्न्ड विद द प्रोसेस और सिस्टम बाय विच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, सोल्ड एंड बॉट। ये एक ऐसा साइंस है जहाँ पे यू हैव टू डील विद द प्रोसेस और एनी सिस्टम जिसके जरिए गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, सोल्ड एंड बॉट। Then you have the definition now in terms of economics. Okay, so economics is the study of how people choose to use resources. आसान भाषा में क्या है कहा गया है कि इकोनॉमिक्स एक स्टडी है जहाँ पे लोग ये खुद डिसाइड करेंगे कि वो अपने रिसोर्स का यूज़ कैसे करना चाहते हैं। Resources include the time and talent people have available, the land, building, equipment and all other tools on hand, and the knowledge of how to combine them to create useful products and services. Resources क्या इंक्लूड करता है? उसमें ऊपर कहा गया ना कि it is the study of how people choose to use their resources. तो resources में क्या क्या आएगा? एक तो लोगों का टाइम और टैलेंट। आपको टाइम भी चाहिए चीज़ को यूज़ करने के लिए और उतना दिमाग भी चाहिए कि हाउ विल यू यूज़ अ प्रोडक्ट। यू रिक्वायर टैलेंट फॉर दैट, सो टाइम एंड टैलेंट। यू रिक्वायर लैंड, यू रिक्वायर बिल्डिंग, इक्विपमेंट और उसके अलावा जो भी टूल्स किसी भी आदमी के पास या व्यक्ति के पास होते हैं उनका सही इस्तेमाल। और उसके पास ये नॉलेज भी होना चाहिए कि वो कैसे इन सारे रिसोर्सेज को कंबाइन करके उससे कुछ अच्छा प्रोडक्ट बनाए या कोई अच्छी सर्विस प्रोवाइड करे। जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगर लगाना है तो आपको टाइम भी चाहिए, टैलेंटेड लोग भी चाहिए, लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, मशीनरी चाहिए। ठीक है, जब हम इन सारी चीज़ों को एक साथ ले आते हैं रॉ मटेरियल के साथ, इनको जब हम कंबाइन करते हैं वी मेक सर्टेन प्रोडक्ट्स आउट ऑफ इट। ओके, सो इट इज़ द नॉलेज ऑफ हाउ टू कंबाइन देम टू क्रिएट यूजफुल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। देयर आर अदर डेफिनेशंस आल्सो। इट इज़ अ सोशल साइंस that studies how individuals, governments, firms and nations make choices on allocating scarce resources to satisfy their unlimited wants. It is the social science also कि जहाँ पे ये स्टडी किया जाएगा कि कैसे कोई व्यक्ति, कोई सरकार, कोई कंपनी या कोई देश, कोई व्यक्ति, कोई सरकार, कोई कंपनी या कोई देश, यानी इंडिविजुअल, गवर्नमेंट, फर्म और अ नेशन, they make choices on allocating scarce resources to satisfy their unlimited wants. इंसान की wants कैसी है? अनलिमिटेड, एक पूरी हुई दूसरी तैयार है, उसका कोई एंड होता नहीं है। लेकिन सामने जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं? स्कैर्स इन नेचर, यानी उनकी संख्या काफ़ी कम है। हमारी ज़रूरतें ज़्यादा है लेकिन उसके सामने जो हमें रिसोर्स अवेलेबल है वो काफ़ी कम है। तो यहाँ पे ये स्टडी किया जाता है कि कैसे कोई इंडिविजुअल, कोई गवर्नमेंट, कोई कंपनी या फर्म या कोई देश या नेशन
वो किस ढंग से अपनी चॉइसेस को करेंगे कि जिसके ज़रिए हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें, ठीक है, बाय अलोकेटिंग प्रॉपरली द स्केर्स रिसोर्स। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड द ट्रांसफर ऑफ वेल्थ टू प्रोड्यूस एंड ऑब्टेन दोज गुड्स। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक स्टडी है किसकी? प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन की, ठीक है। और यहाँ पे जब बात करते हैं प्रोडक्शन कंजम्पशन, तो किस चीज़ का प्रोडक्शन और कंजम्पशन? तो गुड्स, ठीक है। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड गुड्स आर कंज्यूम्ड, ठीक है। और उसके साथ साथ ट्रांसफर ऑफ वेल्थ टू प्रोड्यूस एंड ऑब्टेन दोज गुड्स, उसके लिए आपको पैसा चाहिए। सो यू विल हैव टू अप्लाई मनी इन इट, जिसके ज़रिए आप उन प्रोडक्ट्स को बनाएंगे, उन गुड्स को बनाएंगे या उनको खरीदेंगे। आइदर यू प्रोड्यूस देम और आइदर यू ऑब्टेन देम। Economics explain how people interact with market to get what they want or accomplish certain goals. Economics ये भी explain करता है कि कैसे लोग मार्केट में जाके इंटरेक्ट करते हैं, डील्स करते हैं, नेगोशिएशंस करते हैं दूसरों के साथ, कि जिसके ज़रिए उन्हें जो चाहिए वो उन्हें मिल जाता है, या अगर उनका कोई गोल होता है तो वो अकम्प्लिश हो जाता है। नाउ वी आर लुकिंग एट स्कैरसिटी एंड चॉइस। हमने आगे एक स्टेटमेंट देखा था जहाँ पे ये बात की गई कि अलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज एंड चूजिंग वाइजली ऑन अलोकेशन ऑफ दोस रिसोर्सेज। तो ये दो शब्द हैं यहाँ पे, स्कैरसिटी एंड चॉइस। इनका असली में मतलब क्या है ये भी समझते हैं। तो इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कैर्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेट यूजेस। इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ता है, उसे स्टडी करता है, और जहाँ पे वो ह्यूमन बिहेवियर को बतौर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेगा लोगों की ज़रूरतों में और स्कैर्स मीन्स में। ओके, इट विल शो अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कैर्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेट यूजेस। एवरी रिसोर्स हैज़ मल्टीपल यूजेस। ऐसा नहीं है कि किसी एक रिसोर्स का एक ही यूज है, यू हैव मल्टीपल यूजेस फॉर एवरी रिसोर्स। ओके, सो यहाँ पे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया जाता है थ्रू ह्यूमन बिहेवियर। ये देखा जाएगा कि व्यक्ति सबसे पहले अपनी कौन सी वांट को आगे रखेगा। यहाँ पे एंड का मतलब होता है वांट्स, ठीक है, और उसके पास जो रिसोर्स है तो वो कौन सी एंड को पूरा करेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, अगर कोई एक व्यक्ति था, उसके पास 5,000 रुपये थे। यू नीड टू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल, ओके। कि कोई व्यक्ति था, उसके पास 5 रुपये थे। कोई व्यक्ति था, उसके पास 5 रुपये थे, 5,000 रुपये थे। तो फिर उस 5,000 को 3-4 चीज़ें लेनी थी। उसे नए कपड़े लेने थे, उसे मोबाइल फ़ोन लेना था, उसे अपने लिए किताबें लेनी थी, और उसे होटल में खाना खाने जाना था। उसे ये 4 काम करने थे 5,000 रुपये। लेकिन जाहिर सी बात है, रिसोर्स लिमिटेड है, यानी अमाउंट 5,000 ही था, ज़्यादा पैसे थे नहीं, और ये चारों चीज़ पूरी करनी थी। तो क्या ये पॉसिबल हो पाता? अब ये डिपेंड करता उस व्यक्ति पे कि वो उस 5,000 का यूज़ कैसे करना चाहता है। रिमेंबर, द रिसोर्स इज स्केयर, यानी द मीन्स आर स्केर्स। ओके, नाउ द एंड्स आर मैनी। 4 एंड्स आई हैव टोल्ड यू। उसे होटल में खाना खाने जाना था, उसे नए कपड़े लेने थे, उसे किताबें लेनी थी, उसे मोबाइल फ़ोन भी लेना था। अब इन चारों में से वो पहले प्रायोरिटी किसको देगा? अगर वो 5,000 रुपये का फ़ोन लाएगा तो और कोई काम उसका हो नहीं सकता, ठीक है। तो वो प्रायोरिटी किसे देगा? मेरे हिसाब से सबसे पहले वो बुक्स लाता, कपड़े लाता, होटल में खाना खाना जाता, क्योंकि 5,000 में फ़ोन आना मुश्किल है, ठीक है। ये मेरा व्यू पॉइंट था। तो यहाँ पर यही चीज़ समझनी होती है कि कैसे कोई व्यक्ति एक लिमिटेड रिसोर्सिस में अपनी कितनी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। और रिसोर्स 5,000 थे, अमाउंट 5,000 थी, वो स्केर्स रिसोर्स मानी जाएगी। और उस 5,000 के बहुत सारे यूज़ थे, या तो वो 5,000 के कपड़े ले आए, 5,000 की बुक्स ले आए, 5,000 का खाना खा ले, या 5,000 के मोबाइल ले आए।
उस रिसोर्स के मल्टीपल पर्पस यूजेस थे, लेकिन वो उसे तय करना है कि वो कौन सी अपनी वांट्स को सबसे आगे रखेगा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस। एम आई क्लियर अप टू हियर? Here, ends refer to wants. Human beings have wants which are unlimited in number. इंसानों की जो wants हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, उनकी जो ज़रूरत है, वो कैसी है? Unlimited. You fulfill one, the next is in line. You fulfill that, another is in line. So this will never end. Okay. If one want is satisfied, another crops up. एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी तैयार। Since human wants are unlimited, one is compelled to choose between the more urgent and the less urgent ones. Since human wants are unlimited, a person is forced to choose between the more urgent and the less urgent. Like out of those four I said, purchasing books become a priority, then going for a vacation in that much money. So a person is forced to choose between urgent and less urgent. That is why economics is called a science of choice. Secondly, although wants are unlimited, yet the means to satisfy them are strictly limited. हमारी wants कैसी हैं? Unlimited है, लेकिन उनको satisfy करने के जो मीन्स है या रिसोर्स है वो कैसे हैं? काफ़ी लिमिटेड। तो हमारी सारी वांट्स पूरी होंगी ये बात ज़रूरी नहीं है। मन में हमेशा रहेगा कि मैं उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाया। द स्केर्स मीन्स आर केपेबल ऑफ ऑल्टरनेटिव यूजेस। दिस ऑल्टरनेटिव यूजेस आर ऑफ वेरिंग इम्पोर्टेंस। सम आर मोर अर्जेंट एंड अदर आर लेस अर्जेंट। ओके, यू कैन यूज दो स्केर्स मीन्स और रिसोर्सेज फॉर ऑल्टरनेटिव पर्पज ऑल्सो। ये करना था लेकिन छोड़ो, उसको कर लेते हैं पहले, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो दिस ऑल्टरनेटिव यूजेज आर ऑफ वेरिंग इंपॉर्टेंस। सम आर अर्जेंट, अदर आर लेस अर्जेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइज इन मेंस यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स मीन्स हैविंग ऑल्टरनेट यूजेस। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो कहाँ पर होती है खास करके? It depends on the person's utilization of scarce means having alternate uses. It will depend on the person as to how he wants to utilize his scarce means or resources for various purposes and for the satisfaction of multiple ends. वो यही सोचेगा कि कम रिसोर्स में I will try to fulfill maximum of my ends or wants. I will try to fulfill maximum wants in little money or scarce resource. But when we say here means, it refers to time, money or any other form of property. Ends का मतलब पता चल गया आपको? Wants होता है, ठीक है? When I say means, it refers to time, money or any other form of property. Remember, all the means are limited. All your ends are unlimited, ठीक है? But since the ends are unlimited, choice making is essential. Your ends are unlimited, therefore choice making becomes essential, and that is why economics has been called a science of choice. These are various definitions and theories supporting the statement. Okay, why it is a science of choice. So don't get mixed up, don't get confused. Okay, out of this definition you select only one perfect. Okay. These are various explanations for this statement. Now let us look at the logic of economics. Economic life is very complicated. See, understanding economics is not that easy. It is a bit, I could say, a complicated process. Here it involves people buying, selling, bargaining, investing and pursuing. ये कॉम्प्लिकेट क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे लोगों को खरीदना पड़ता है, बेचना पड़ता है, बार्गेन करना पड़ता है, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है और लोगों को मनाना भी पड़ता है। जब ये सारी चीज़ें होती है ना, इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड।
Economics aims at understanding those complex undertakings. If I want to buy something, the seller will persuade me. अगर बतौर कस्टमर इफ़ आई वांट टू बाय समथिंग, तो सेलर मुझे, मान लो मैं मोबाइल की दुकान पे गया, तो सेलर ने मैंने बोला मुझे नया फ़ोन चाहिए, मेरा बजट इतना है, तो वो क्या करेगा, वो मुझे उस रेंज के आसपास थोड़ा ज़्यादा मुझे फ़ोन दिखाएगा सारे, और वो मुझे इतना परसुएड करेगा कि आई विल कंपेल टू बाइंग इट. ठीक है, लेकिन मैं भी बायर हूँ, मेरे में भी दिमाग है, तो मैं क्या करूँगा, बार्गेन करूँगा, भाव तोल कराऊँगा, है कि नहीं. योर मदर्स आर द बेस्ट बार्गेनर्स और नेगोशिएटर्स. यू कैन आस्क देम अबाउट दिस. आप जितने में लाओगे ना, उसके आधे प्राइस में वो ले आएंगे. ओके, सो इकोनॉमिक लाइफ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इन्वॉल्व्स पीपल बाइंग, सेलिंग, बार्गेनिंग, इन्वेस्टिंग एंड परसुएडिंग. नाउ व्हेन आई से इन्वेस्टिंग, इज दैट यू आर इन्वेस्टिंग अ सम ऑफ मनी टू गेट समथिंग इन रिटर्न. इन्वेस्ट करना क्या होता है कि आप अपना कुछ रिसोर्स लगा रहे हैं और ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि सामने आपको कुछ रिटर्न उसका मिलेगा. ठीक है, और इकोनॉमिक्स हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड दिस कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस. द इकोनॉमिस्ट्स यूज द साइंटिफिक अप्रोच टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक लाइफ. इकोनॉमिस्ट क्या करेंगे, रिमेंबर, अ पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स इज एन इकोनॉमिस्ट. ठीक है, तो इकोनॉमिस्ट क्या करेगा, वो हर चीज़ को साइंटिफिकली साइंटिफिक अप्रोच लगा के अपनी इकोनॉमिक लाइफ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा. ओके, तो इकोनॉमिस्ट क्या करेगा, साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू वो हर इकोनॉमिक लाइफ के पहलू को समझने की कोशिश करेगा. चाहे वो बाइंग का हो, लोग बाय कैसे करते हैं, लोग सेल कैसे करते हैं, लोग बार्गेन कैसे करते हैं, इन्वेस्ट कैसे करते हैं, या परसुएड कैसे करते हैं. दिस इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग इकोनॉमिक अफेयर्स एंड ड्रॉइंग अपॉन स्टेटिस्टिक्स एंड द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड. अब ये साइंटिफिक अप्रोच में क्या क्या इन्वॉल्व होता है. सबसे पहले यू आर ऑब्जर्विंग द इकोनॉमिक अफेयर्स, कौन सी चीज़ कैसे हो रही है, यू हैव टू ऑब्जर्व. इकोनॉमिक्स में द मोस्ट क्रूशियल थिंग इज ऑब्जर्वेशन. ओके, एंड देन based on those observations you draw up statistics, यानी you collect data and you use the historical records और past data. आप अपना डेटा खड़ा करेंगे और पास्ट का डेटा भी आप इंफॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, जिसके ज़रिए आपको एक सही कंक्लूजन मिल सकता है. इकोनॉमिक्स रिलाइज अपॉन एनालिसिस एंड थियरीज. एक और चीज़ जिस पे इकोनॉमिक्स रिलाई करता है वो है एनालिसिस और थियरी. एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन अ थियरी और सम एनालिसिस. Theoretical approaches all economists to make broad generalizations. और जितने भी थियोरेटिकल अप्रोच होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, जो थियरीज है, आगे चैप्टर्स हम धीरे धीरे जैसे कवर करेंगे, यू विल एनकाउंटर मैनी थियरीज. ओके, सो दिस थियोरेटिकल अप्रोचेस हेल्प्स द इकोनॉमिस्ट टू गेट अ जनरल आइडिया ऑफ एनीथिंग. ओके, एस्पेशली such as those concerning the advantage of international trade and socialization and the disadvantage of tariffs and quotas. जैसे theoretical approach जैसे हैं कि what are the advantages of international trade and socialization. एडवांटेज क्या क्या होंगे इसके, कि इंटरनेशनल ट्रेड helps you to connect people to people, helps movement of goods and transportation, improves economy of a country, right, provides various options, increases competition, provides quality. So these are certain advantages of international trade. And socialization. Socialization क्या होता है, when people come together, discuss ideas, share their thoughts, that is socialization. Okay, and when I say disadvantage of tariffs and quotas, tariffs are the taxes applied on the trade. import किया कुछ सामान आप देश में लाए तो टैक्स, देश से कुछ भेजना है तो टैक्स, उसके अलावा स्टेट्स के अपने टैक्स है. देन यू हैव कोटास, कि इस चीज़ की इतनी क्वांटिटी मेरे देश में आ सकती है. यू ऑल नो कोटा. कोटा का मतलब क्या होता है कि ओनली अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गुड्स कैन बी ब्रॉट इन टू अ कंट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. ओके, जब 1980s के दौर में क्या था कि अगर आपको बाहर से कुछ मंगवाना है तो इट वॉज ऑल बेस्ड ऑन कोटा, कि साल भर में, जैसे उस समय मारुति 800 नई नई गाड़ी बनी थी, तो ये था कि साल भर में 80 गाड़ियाँ ही बनेंगी. यानी अगर आज आपने बुकिंग कराया है तो शायद आपको इस साल गाड़ी ना मिले,
अगले साल मिले, उसके बाद वाले साल मिले, क्योंकि कोटाज वर फिक्स्ड। ठीक है, कोटा का मतलब फिर से बताता हूँ, कोटा का मतलब ये होता है कि अ फिक्स क्वांटिटी फॉर एनी टाइप ऑफ कमोडिटी और गुड्स। Economists have developed a specialized technique known as econometrics, which applies the tools of statistics to economic problems. अब economics is pure theoretical, but how do I interpret the data is only with the help of statistics. Okay, so a combination of economics and statistics brought together known as econometrics. Okay, which applies the tools of statistics to economic problems. How do you solve an economic problem? You will have to first refer the data. जैसे मान लो कि देश में अचानक से प्रोडक्शन कम क्यों हो गया किसी भी चीज़ का, ये क्वेश्चन खड़ा हुआ गवर्नमेंट के सामने कि ये चीज़ इतनी बनती थी अब तक, इसका प्रोडक्शन अचानक घट कैसे गया। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, अब तक प्रोडक्शन जो होता था इतने सालों से उसका डेटा निकाला जाएगा, उसको एनालाइज किया जाएगा, उसके बाद प्रॉब्लम्स को उसमें से फाइंड आउट किया जाएगा कि ये रीजंस की वजह से प्रोडक्शन कम हुआ है। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। ओके, यूजिंग इकोनोमेट्रिक्स इकोनॉमिस्ट कैन शिफ्ट थ्रू माउंटेन्स ऑफ डेटा टू एक्सेप्ट सिंपल रिलेशनशिप्स। अब डेटा तो इतना सारा होगा कि उसके पहाड़ के पहाड़ खड़े कर सकते हैं, बट इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, इकोनोमेट्रिक्स की मदद से वो डेटा को क्लासीफाई कर पाते हैं, उसको सॉर्ट कर पाते हैं और ज़रूरत होती इन्फॉर्मेशन उसमें से वो निकाल लेते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, खास करके वो चीज़ लागू पड़ती है यंग इकोनॉमिस्ट्स पे। सो यंग इकोनॉमिस्ट्स मस्ट ऑल्सो बी अलर्ट टू कॉमन फैलेसीज इन इकोनॉमिक रीजनिंग। जो आजकल नए नए इकोनॉमिस्ट बनते हैं ना, वो बिना ज़्यादा डेटा को एनालाइज किया ज़्यादा अपना नॉलेज लगाए हुए वो किसी ना किसी कंक्लूजन पे तुरंत पहुंच जाते हैं। तो और अपने जो रीजनिंग वो देते हैं किसी भी चीज़ को लेके, उसमें बहुत सारी गलतियाँ होती है। व्हेन आई से कॉमन फैलासीज या द कॉमन मिस्टेक्स दैट अ पर्सन मेक्स, जैसे मैथ्स में है प्लस माइनस इज अ कॉमन फैलासी, इट्स अ कॉमन मिस्टेक, एवरीबडी मेक्स इट। सो यंग इकोनॉमिस्ट्स हु आर कमिंग इनटू दिस फील्ड, दे मस्ट बी अलर्ट and restrict themselves from following those common mistakes, okay, while they are making an economic reason. जैसे 2016 में देश में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ, 500,000 के नोट्स बंद हुए थे, तो हर किसी का अपना व्यू पॉइंट था। एक ग्रुप ऐसा था जो सपोर्ट कर रहा था, एक ग्रुप ऐसा था जो सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन दोनों के पास अपने अपने रीजंस थे। लेकिन कुछ ऐसे होते थे ब्लंटली बोलते थे हो रहा है नहीं हो रहा, उनको पता ही नहीं रीज़न क्या है। So when you come to a conclusion in economics on anything, or if you give a reason for anything in economics, you must have an explanation. Right or wrong is a secondary thing, but you must have an explanation. Because economic relations are often complex. As we have seen how they are complex, it involves buying, selling, bargaining, investing, persuading. So to get a clear understanding, it is not directly possible. You need to analyze the data. आपने जो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया है उसके लिए आपको फिर उसके रीजंस एस्टेब्लिश करने होते हैं, ठीक है। एंड देयर आर सर्टेन अदर वेरिएबल्स ऑल्सो, जिसमें आपका इनकम को ध्यान रखा जाता है, फिर आपका एक्सपेंडिचर ध्यान में लिया जाता है। इट्स ऑल एवरीथिंग इन डिटेल कमिंग इन, ओके। दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ द एंटायर सब्जेक्ट इन दिस लेसन, सो नो नीड टू वरी विद दोस वर्ड्स। It is easy to become confused about the exact reason behind events or the impact of policies on the economy. अब जब इतने सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट, सैलरी, एक्सपेंडिचर, फिर उसके बाद प्रोडक्शन, आउटपुट, इनपुट, टैक्सेस, ये सारे अलग अलग वेरिएबल्स हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। तो इन सारों को अंडरस्टैंड करना एक साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसकी वजह से गलतियाँ होती हैं। और इसकी वजह से क्या हो सकता है कि अगर आपने सही चीज़ उसको समझा नहीं, तो आप जो डिसीजन लेंगे वो पूरी की पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर सकता है, ठीक है। सो यू नीड टू हैव एग्जैक्ट रीजंस बिहाइंड एनी इवेंट और एनी इम्पैक्ट ऑफ अ पॉलिसी ऑन द इकोनॉमी। अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि मुझे 500 के नोट बैन करने थे, तो गवर्नमेंट के पास अपने व्यूज़ थे, उन्होंने उसको बैन क्यों किया, बट दे शुड हैव कॉन्क्रीट रीजंस टू इट। Our topic and the subject in standard 11
माइक्रो इकोनॉमिक्स. अब तक हमने जो पढ़ा वो था इकोनॉमिक्स. नाउ इन इकोनॉमिक्स यू हैव two types of economics. You have microeconomics and macroeconomics. Firstly, let us understand microeconomics. So it is a branch of economics that analyzes the market behavior of individual consumer and firms in an attempt to understand the decision making process of firms and households. Microeconomics क्या है? इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है, इकोनॉमिक्स का एक हिस्सा है जहाँ पे एनालाइज किया जाता है मार्केट बिहेवियर किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का या इंडिविजुअल कंपनी का. यहाँ पे दो ही चीज़ को देखना है आपको, इंडिविजुअल पर्सन और इंडिविजुअल फर्म और कंपनी, इन एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ फर्म्स एंड हाउसहोल्ड. हाउ डज अ पर्सन डिसाइड टू स्पेंड हिज मनी? हाउ डज ही डिसाइड? You need to analyze the market behavior of that person. Microeconomics analyzes the behavior of one person. Okay. When I say micro, you are dealing with only one thing, either one firm or either one person. Okay. यहाँ पे देखा जाता है the decision making process of firms and households. Households यानी घर और firms यानी companies. जैसे कोई व्यक्ति है, he earns a salary of ₹20,000 a month. So how will he decide to spend those 20,000? You'll have to see that कि वो कौन सी चीज़ें खरीदता है, कौन से खर्चे वो निकालता है, कौन सी चीज़ों को अवॉइड करता है, वो कौन सी उसके पहुंच के बाहर है. उसी प्रकार से फर्म्स कि उन्हें अपना अगर रेवेन्यू बढ़ाना है, उनकी इनकम बढ़ानी है, तो वो क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं, क्या स्टेप्स नहीं ले रहे हैं, कहाँ कहाँ गड़बड़ी हो रही है. ठीक है. सो व्हेन आई से माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज़ द स्टडी और एनालिसिस ऑफ अ मार्केट बिहेवियर ऑफ वन इंडिविजुअल और वन फर्म. ओके. यहाँ पे आपको देखना होता है कि वो कैसे अपना डिसीजन लेते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज़ अ ग्रीक प्रीफिक्स, इट्स अ ग्रीक वर्ड मेड अप ऑफ two words, micro, okay, and economics we all know. Micro meaning small. It is a branch of economics that studies the behavior of individuals and small impacting players in making decisions on the allocation of limited resources. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? एक ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जो स्टडी करती है किसी भी इंडिविजुअल या स्मॉल इम्पैक्टिंग प्लेयर यानी स्मॉल फर्म्स का, उनके बिहेवियर को लेके कि वो अपने डिसीजन किस ढंग से लेते हैं और उनकी जो रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्स है, उसका वो अलोकेशन किस ढंग से करते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके अलग से डेफिनेशन है, ये इज द स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड वेल डिफाइंड ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? ये एक स्टडी है जहाँ पे हम किसी भी इंडिविजुअल का इकोनॉमिक एक्शन देखते हैं. अब वही बात फिर से है कि a personality earning a certain amount of money and how does he spends his money on different things. ठीक है. Those are his economic actions. Okay. Either of an individual or a well defined group of individuals. Say household ladies, housewives, how do they spend their money? Working class, how does they spend their money? Okay. So microeconomics is the study of the economic actions of individuals and well defined groups of individuals. Thank you. That is it for today.